नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। भारत का सरहदी सूबा पंजाब इन दिनों सुर्खियों में है। पंजाब में एक बार फिर कुछ अलगाववादी तत्व खालिस्तान की मांग को भड़काने की साजिश रच रहे हैं। ऐसा ही खालिस्तान समर्थक है अमृतपाल सिंह, जिसकी पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को सरगर्मी से तलाश है। पुलिस ने उसे फरार घोषित कर दिया है। अमृतपाल खुद को कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब दे का संरक्षक कहता है, जिसकी स्थापना पंजाबी फिल्मों के अभिनेता और राजनीतिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने की थी। दीप सिद्धू खालिस्तानी समर्थक थे और जब किसान आंदोलन हुआ था तो सड़कों पर भी दिखे थे। फरवरी 2022 में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से अमृतपाल सिंह उस संगठन का प्रमुख होने का दावा करता है। अमृतपाल सिंह 23 फरवरी को देश की सुर्खियों में आया जब उसने अपने एक साथी लवप्रीत सिंह, जिसको वो लवप्रीत तूफान भी कहता है, उसको छुड़ाने के लिए अपने समर्थकों के साथ अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने पर हमला कर दिया। उसके साथी लवप्रीत हत्या और अपहरण के केस में जेल में था। अमृतपाल के साथियों ने बंदूक और तलवारों के साथ थाने पर हमला किया और पुलिस से भिड़ गए, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। बाद में पुलिस ने अमृतपाल समर्थकों के दबाव में लवप्रीत को छोड़ दिया। पंजाब पुलिस ने और उनके लिए यह पूरा वाकया बहुत ही शर्मिंदगी भरा था, क्योंकि पंजाब पुलिस का यह कहना है कि अमृतपाल के समर्थकों ने गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, इसीलिए पुलिस ने जवाब में ठोस कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, अमृतपाल सिंह इसके अगले दिन 24 फरवरी को अपने साथी लवप्रीत के साथ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी गया। और यह जरा तस्वीर देखिए आपके स्क्रीन पर। क्या ये आपको याद दिलाते हैं उस काले दौर का, जब इसी स्वर्ण मंदिर में बंदूक लिए आतंकवादी भिंद्रन वाले इसी तरीके से घूमते थे। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों की इन हरकतों को पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाने लगा। तब से ही अमृतपाल सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर रहा है। माना जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब में होला मोहल्ला और अमृतसर में 15 मार्च से 17 मार्च के बीच G20 से जुड़ी बैठकों को पूरा होने का इंतजार किया और उसके तुरंत बाद 18 मार्च को ऑपरेशन स्विफ्ट के तहत अमृतपाल को गिरफ्तार करने का अभियान शुरू किया। अब यह ऑपरेशन स्विफ्ट तरीके से तो हुआ नहीं, क्योंकि अमृतपाल अभी पकड़ा नहीं गया है। उसके समर्थक कुछ पकड़े गए हैं, लेकिन वो फरार है। खुफिया सूत्रों की खबर के आधार पर उसे शनिवार को जालंधर के शाहकोट गांव के पास गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी गाड़ी छोड़ पुलिस को चकमा देकर एक मोटरसाइकिल पर बैठा और भाग निकला। पुलिस ने तब से पूरे जालंधर जिले और खास तौर पर शाहकोट इलाके को घेरा हुआ है। पंजाब के कई और शहरों में भी तलाशी अभियान जारी। अभी तक अमृतपाल के 5 करीबियों समेत 114 समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन 5 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें अमृतपाल और उनका चाचा, अमृतपाल का चाचा जो है हरजीत सिंह, और ड्राइवर हरप्रीत शामिल है। अमृतपाल अभी भी फरार है। उनका चाचा हरजीत उनका सलाहकार था और शनिवार को अमृतपाल के काफिले में भी था। पुलिस से घिरने के बाद दोनों साथ भागे और फिर एक दूसरे से अलग चले गए। हरजीत पुलिस की गिरफ्त में आया, जबकि अमृतपाल भाग गया। हरजीत के अलावा अमृतपाल के 4 अन्य सहयोगियों को पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया है। इन सभी को असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। पंजाब से पकड़ा और डिब्रूगढ़ भेजा। हरजीत के अलावा बाकी 4 हैं। उनका नाम है सरबजीत सिंह कलसी, भगवंत सिंह, गुरमीत सिंह गिल और बसंत सिंह। सरबजीत सिंह कलसी अमृतपाल का फाइनेंसर और सलाहकार है और उसे गुरुग्राम के उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल समर्थकों को उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों की जेलों में इसलिए भेजा जा रहा है ताकि अजनाला जैसी किसी घटना को रोका जा सके, क्योंकि वहां उनके समर्थकों के जुटने की संभावना कम होगी या ना के बराबर होगी। इस बीच पंजाब में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी मंगलवार दोपहर तक बढ़ा दी गई है। कई इलाकों में भीड़ को जुटने से रोकने के लिए धारा 144 तक लगा दी गई। पंजाब पुलिस ने लोगों से कहा है कि
कि वो किसी भी तरह की अफवाहों से सावधान रहे। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ obstruction ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਰਿਊਮਰਸ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਆ ਭਰਪੂਰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। अब सवाल है कि ये अमृतपाल सिंह आखिर कितनी बड़ी चुनौती। सुरक्षा एजेंसियों का यह कहना है कि उसे आईएसआई का समर्थन प्राप्त है, वो एक आईएसआई एजेंट की तरह माना जा रहा है। वारिस पंजाब दे संगठन का स्वयंभू संरक्षक बना अमृतपाल दरअसल एक एनआरआई है जो दुबई से ट्रक चलाते हुए फिर यहां वापस आया। वहां पर ट्रक चलाता था, वहीं वो आईएसआई के संपर्क में आया और आईएसआई ने उसे धर्म के नाम पर नौजवानों को उकसाने के लिए कहा। पिछले साल अगस्त में वो पंजाब आया और उसने एक साजिश के तहत नौजवानों को भड़काना शुरू किया। वो खुलकर पंजाब के भारत से बंटवारे की बात करता रहा और यहां तक कि उसने खुलेआम गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी धमकी दी। ऐसा करते हुए वो खुद को जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले की तर्ज पर पेश करने की कोशिश करता रहा। वैसे ही पहनावा, वैसे ही चाल, वैसे ही बोली, उसी तरीके से बंदूक लेकर के स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसना। जानकार मानते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को शुरू में ही उस पर शिकंजा कस लेना चाहिए था, लेकिन इसमें कई महीनों की देर कर दी गई। पिछले जनवरी में इसके गांव झल्लूपुर खेड़ा गया था और इसके साथ मेरी 2-2.5 घंटे बातचीत हुई। उसमें बहुत सी चीजें जो इसने कही वो लिखी नहीं जा सकती और शायद यहां कही भी नहीं जा सकती। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि एक व्यक्ति जो तो अगस्त 2022 से पंजाब में घूम फिर रहा है, बंदूकों लिए हुए लोग उसके साथ हैं और उसको इतनी देर तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और अब जब ये कार्रवाई हुई है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भाग गया है, ये अगर सच में फ्यूजिटिव है आज के दिन और पुलिस की हिरासत में नहीं है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने सब तंत्र बिछा रखा है पुलिस ने, ताकि वो कहीं हरमंदर साहब में जाके शरण न ले ले, क्योंकि वहां पर ही भिंद्रनवाले जिनकी तरह ये कपड़े पहनता है, जिनकी तरह ये पटका बांधता है, गोल दस्तार बोलते हैं उसको, जो जिस तरह से ये टोपी पहनता है, ये अपना पगड़ी पहनते हैं, और ये दमदमी टकसाल का जो कि गुरु गोविंद सिंह की याद में टकसाल चलती है और वहां जो गुरु गोविंद सिंह की टीचिंग्स हैं उसके बारे में बताया जाता है। और वहां के अध्यक्ष भिंद्रनवाले हुआ करते थे, वो भी ऐसे ही गोल दस्तार पहनते थे और ऐसे ही बाना, जिसको चोगा बोलते हैं, वो पहनते थे और ये उनकी तरह ही पतला और लंबा है और जब चलता है तो आगे इसकी गर्दन थोड़ी झुकी होती है जैसे कि भिंद्रनवाले की होती थी, क्योंकि हम उनको कई बार मिले हैं और इससे भी मुलाकात हमारी हुई है। तो मैं कोई कंपैरिजन यहाँ पर भिंद्रनवाले के साथ अमृतपाल का नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सच है कि अमृतपाल और भिंद्रनवाले में एक फर्क है कि अमृतपाल बड़ी फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता है और भिंद्रनवाले कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। तो ये बड़ा शार्प आदमी है, इसके पास हर सवाल के लॉजिकल जवाब हैं और मेरा ये मानना है कि वहां की सरकार को इस मामले को पूरी तरह से काबू में लाने के लिए सिर्फ पुलिस एक्शन की जरूरत नहीं है, वहां पर पॉलिटिकल एक्शन की बहुत भारी जरूरत है, जिसके चलते जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और जो बहलाए बरगलाए जा सकते हैं ऐसे लोगों के द्वारा, उनको रोजगार उपलब्ध किए जाएं। ये जो ड्रग की जो प्रॉब्लम है,
अब ये जो इनके पास ड्रग के क्योर के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, इसके पास जो बच्चे आते हैं, ये उनको कोई दवाई वाई नहीं देता, उनको उसने एक गुरुद्वारे में खुला रखा हुआ है और वहां पर ये उनसे बोलता है कि जैसे कि उसने मुझे बताया कि एक विशेष नाम से एक जवान लड़का उनके पास गया और उसने बोला कि उसने पूछा नाम क्या है आपका, तो उसने कहा मेरा नाम तो गुरबख्श सिंह है। कहते तुम जानते हो गुरबख्श सिंह वो व्यक्ति था जिसने मुगलों से लड़ाई लड़कर हरमंदर साहब को बचाया था, तो तुम क्या गुरुओं के रास्ते पे चलना चाहते हो या ये ड्रग्स वगैरह पीना चाहते हो या करना उसका सेवन करना चाहते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब उनके पेरेंट्स उनके पास लेके आते हैं तो ये उनसे पूछता है कि अगर ये ठीक हो जाएंगे तो तुम अपने बच्चे को वापस ले जाओगे। तो वो जब कोई जो भी जवाब देते हैं उसके बाद ये उनको बताता है कि ये गुरु के बच्चे हैं, और उसके साथ उसने मुझे कहा कि सिखिज्म में चिल्ड्रन आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट आवर प्रॉपर्टी। आप समझ रहे हैं, तो जो बच्चे रह जाते होंगे उसके पास, उनको ये ड्राफ्ट करता होगा अपनी मिलिशिया में और उनको प्रोत्साहित करता होगा ये सब काम करने के लिए। अब तो सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन ये पुलिस को ध्यान रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना है कि कहीं ऐसी जगह पे जाके शरण न ले ले जहां पर पुलिस ना जा सके। अलग अलग तरीके से कैसे वो युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा है, रिझा रहा है। लेकिन ये सवाल काफी अहम है कि अमृतपाल सिंह के तार आखिर कहां से जुड़े हैं। इसकी तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा कि अमृतपाल सिंह के तार ड्रग माफिया से जुड़े हैं, जैसे अभी विनोद शर्मा बता रहे थे। अमृतपाल जिस मर्सिडीज गाड़ी में भागा वो ड्रग माफिया रावल सिंह ने दी थी, जबकि दिखाने के लिए अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्रों के नाम पर प्राइवेट मिलिशिया बना रहा था। इस निजी सेना का इस्तेमाल वो अव्यवस्था पैदा करने के लिए कर रहा था और यह उसका प्रयास था। नशा मुक्ति केंद्रों में पाकिस्तान से आए हथियार जुटाए जा रहे थे। लगातार सरकार का यह कहना है जो ड्रोन से हथियार आ रहे थे, अब बहुत सारे पकड़े जाते थे, बहुत नहीं पकड़े जाते होंगे। ये हथियार कहां जा रहे थे? इन सब जगहों। अमृतपाल के पाकिस्तान में आईएसआई से संपर्क थे, एजेंसीज का यह मानना है। आईएसआई नशे का गैर कानूनी कारोबार चलाने में मदद कर रही है। वारिस पंजाब दे नशा मुक्ति केंद्रों में रह रहे लोगों को प्रदर्शनों में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो क्या ये जो भीड़ जुटी अमृतपाल सिंह के लिए, लवप्रीत तूफान को निकालने के लिए, जो उन्होंने ढाल बनाया गुरु ग्रंथ साहिब का, क्या ये वही लोग थे? ये बात भी सामने आई है कि अमृतपाल के पंजाब आने के बाद से सरहद पार से नशा लेकर आने वाले ड्रोन बढ़े हैं और ऐसे ही ड्रोन हथियार भी गिरा रहे थे। इसी साल के पहले महीने में 33 ड्रोन जो हैं वो भारत की सरहद के अंदर आते दिखे और इसमें से 23 बार पंजाब में दिखाई दिए। दुबई में जसवंत सिंह रोड से अमृतपाल के संपर्क भी जाहिर हो चुके हैं। जसवंत सिंह जो हैं उनका पूरा नाम है जसवंत सिंह रोडे, माफ कीजिए। जसवंत सिंह रोडे का भाई लखबीर सिंह रोडे पाकिस्तान से भारत तक नशे का काम करता है। वारिस पंजाब दे के नशा मुक्ति केंद्रों में कोई डॉक्टर क्यों नहीं है, यह एक सवाल। अमृतपाल के लंदन में सहयोगी अवतार सिंह खांडा के परमजीत सिंह पम्मा से संपर्क है। पम्मा भारत में नशा भेजता है। आप सोचिए, इतनी सारी जानकारी एजेंसीज को अब हुई है इसके बारे में, तो अगर ये जानकारी थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? ये जो 6-8 महीने से या साल भर से जो चल रहा है, ये क्यों चलता रहा? अमृतपाल ने सरहद पार के नशे के कारोबारिया जो हैं बिल्ला, बिलाल और रामा, इन सब से संपर्क में वो आया। इस बीच बीजेपी के पुराने समर्थक दल आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब को 80 के दशक में ढकेलने की साजिश की जा रही है कि उसके करीबियों को, उसकी गाड़ियों को, सबको पकड़ा गया। 50 के अंदर की सीआरपीएफ क्या, आईटीबीपी क्या, बीएसएफ क्या, सब लगी हुई है। आधी पंजाब पुलिस लगी हुई है।
तो ये लोग क्या वो पैदल भाग गया कि इसको पाकिस्तान से कोई हेलीकॉप्टर उठा के ले गया है? और वीडियो जो वायरल है जहाँ पे ये शाहकोट पुलिस स्टेशन से निकला, उसके बारे में क्या? तो ये गेम्स खेलना आप बंद करिए। आप जानबूझ के पंजाब में आग लगा रहे हैं। अब इसके चक्कर में आपने 150 लड़के जो उठा के आप ले गए हैं, वो 150 नहीं, वो 15,000 परिवार हैं जो सड़कों पे उतरेंगे। और जिसने गलत किया है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो, लेकिन उसकी आड़ में आप जिस मर्जी को उठा के पंजाब में दहशत फैलाएं और एक बार फिर 84 की तरफ आप उस आग में धकेलें। पंजाब में आतंकवाद के दौर को काफी करीबी से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार इस मामले में बहुत सारी राय रखते हैं, और आइए वो राय सुनते हैं। हमने बात की सतीश जेकब, जो कि बीबीसी में काम करते हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब वहां पर खालिस्तानी भी जब थे और जब से हमारे देश आज़ाद हुआ था और वहाँ पर हमारी सरकार भारत में बनी थी, सरदार सिख लोग भारत के साथ थे शुरू से। कभी भी किसी भी सिख पार्टी ने या किसी सिख के दल ने या भिंडरावाले ने भी कभी ये डिमांड नहीं करी कि हमें अलग एक देश बनाना है। अभी तो मैं नहीं समझता कि कोई चिंता का विषय है, जो पहले हो चुका है। जब उस वक्त जब भिंडरावाले वहाँ था और वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, वो 30-35 साल पहले हुआ था और उनके पास पूरी तैयारी थी और उन्होंने हमारे फौजों के साथ, भारतीय सेना के साथ डट कर मुकाबला किया था। तो जितनी तैयारी उनकी थी, ये अमृतपाल की उतनी तैयारी नहीं हो सकती, असंभव है। जब वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो वहाँ पर भिंडरावाले के साथ एक बहुत ही अनुभवी एक भारतीय एक जनरल था जो सेना छोड़कर उसके साथ जा मिला था और उसने वहाँ पर नाकाबंदी वगैरह की थी, तैयारी की थी। उनके पास पूरे हथियार थे, उनके पास कम से कम नहीं तो 2-3 हज़ार लोग थे जिनके पास शस्त्र थे और वो सेना से टक्कर ली उन्होंने 3-4 दिन। तो जितनी तैयारी उनकी थी, इसकी इतनी तैयारी हो नहीं सकती, असंभव है। मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना गंभीर मामला है कि हमें कोई सबक की ज़रूरत है। अमृतपाल सिंह अचानक से हमारे सामने एकदम से आ गया है। ना तो इसकी वहाँ पर देखिए सरदारों सिख लोगों में इसकी कोई इसको जानता नहीं है ज़्यादा, और इसका वहाँ कोई अनुभव नहीं है, लोग इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, और ये कोई बहुत बड़ा पॉपुलर आदमी नहीं है वहाँ पर। ये ज़रूर है कि वो अपने आप को ये समझ के आया कि मैं एक दूसरा खालिस्तानी आया हूँ, लेकिन इसके साथ लोग नहीं है वहाँ पर। पंजाब में अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों पर कार्रवाई का पंजाब में तो कोई खास असर नहीं देखा गया है, लेकिन लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय हाई कमीशन में भारतीय तिरंगे का अपमान कर दिया। तिरंगा उतार दिया, हाई कमीशन की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में ब्रिटिश सरकार से सख्त ऐतराज दर्ज कराया और ब्रिटिश सरकार ने इस मामले में खेद जताया है। पंजाब में अमृतपाल सिंह की धरपकड़ को लेकर कार्रवाई के विरोध में खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर लगा तिरंगा उतारा और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। विदेश मंत्रालय ने इस पर दिल्ली में यूके की डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर कड़ा विरोध जताया। पूछा, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? वियना कन्वेंशन के मुताबिक सुरक्षा यूके की जिम्मेदारी है। इस तरह की लापरवाही बिल्कुल मान्य नहीं। उम्मीद है कि यूके सरकार फौरन उपद्रव करने वालों की पहचान कर गिरफ्तार करेगी। उन लोगों पर बाकी कानूनी कार्रवाई भी होगी जो इस घटना में शामिल थे, और इंतजाम करें कि फिर ऐसी घटना ना हो। भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने इस मसले पर फौरन ट्वीट कर इसकी निंदा की। उन्होंने लिखा, लंदन के भारतीय उच्चायोग और वहां के लोगों के खिलाफ जो शर्मनाक घटना हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये बिल्कुल मान्य नहीं। कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस में राज्य मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद ने ट्वीट कर कहा, लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले से हतप्रभ हूं। ये उच्चायोग की संप्रभुता और उसके स्टाफ के बिल्कुल खिलाफ है। यूके सरकार हमेशा उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर पुलिस जब तक पहुंची तब तक उपद्रवी भाग चुके थे, लेकिन एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं कि यूके में भारतीय हाई कमीशन में ये सब हुआ हो। अगस्त और सितंबर 2019 में भी यहाँ पर इमारत के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ था और अंडे फेंके गए, नारे लिखे गए। तब पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत विरोधी गतिविधियों को विदेशी जमीन पर ऐसा समर्थन मिला हो। खास तौर पर ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा अक्सर देखने को आया है।
कि जब खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी कार्यक्रम किए हैं, भारत के विरोध में नारे लगाए हैं और वो प्रदर्शन किए हैं, उस पर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं की है इन देशों ने। ऐसा ही एक उदाहरण 2018 का है। 12 अगस्त 2018 को लंदन के ट्रेफेलगर स्क्वायर में अमेरिका के एक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने पंजाब को भारत से अलग करने की मांग के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह संगठन भारत में आतंकवादी संगठन के तौर पर प्रतिबंधित है। भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को इस कार्यक्रम की इजाजत न देने के लिए कई बार लिखित अनुरोध भी किया। भारतीय विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और लंदन में भारतीय उच्चायोग ने अलग अलग पत्र भी लिखे। इनमें कहा गया कि पंजाब में 2010 में बमबारी की घटनाओं का एक आरोपी परमजीत सिंह पम्मा, यह नाम अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था ना, किस संदर्भ में? अमृतपाल सिंह के संदर्भ में। तो अब आप कनेक्शन जोड़ लीजिए। परमजीत सिंह पम्मा लंदन के ट्रेफेलगर स्क्वायर पर खालिस्तान के समर्थन में रैली कर रहा है। इसके बावजूद इस प्रदर्शन को इजाजत दे दी गई। तब ब्रिटिश सरकार की ओर से यह कह दिया गया कि इसे पक्ष या विरोध में विचार की तरह न लिया जाए। जून 2021 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने 2 भारतीय ध्वज जलाए। इस दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तब भी भारतीय उच्चायोग ने इस पर गहरी चिंता और अफसोस जताया। अब आइए बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा में भी खालिस्तान समर्थकों की ऐसी कई भारत विरोधी गतिविधियां सामने आती रही हैं और भारत सरकार समय समय पर कनाडा सरकार को सामने से चल करके इसका विरोध दर्ज कराती रही। ऑस्ट्रेलिया में भी हाल में ऐसी घटनाएं बढ़ी। इसी साल 29 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खालिस्तान समर्थकों और भारत समर्थक प्रदर्शनकारियों के साथ भिड़ंत हुई। खालिस्तान समर्थक पंजाब की आजादी के लिए रेफरेंडम करने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में भी सिक्स फॉर जस्टिस ग्रुप का हाथ रहा। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक इस दौरान हिंसा में कई लोग घायल हुए और एक व्यक्ति ने भारतीय तिरंगा भी जलाया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जनवरी में ही मेलबर्न में स्वामी नारायण मंदिर, विक्टोरिया में श्री शिव विष्णु मंदिर और मेलबर्न में इस्कॉन मंदिर पर हमले हुए। उनकी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे। भारत सरकार ने इस पर और इन सभी घटनाओं पर ऑस्ट्रेलिया सरकार के सामने सख्त ऐतराज जताया। भारतीय उच्चायुक्त ने, जो उच्चायोग है हमारा, उसने इन घटनाओं के लिए खालिस्तान समर्थक तत्वों को जिम्मेदार बताया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी हरकतें बढ़ रही हैं, जिन्हें कुछ भारत विरोधी ताकतों और आतंकवादी संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है इन सब देशों में। इन घटनाओं के मद्देनजर हाल ही में भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह आश्वासन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक आधार पर नफरत और हिंसा के कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो हर विश्वास और धर्म का सम्मान करता है। अब देखना यह होगा, जो वो वादा करके गए तो फिर क्या वो वादा निभाएंगे? ऐसा क्यों है फिर कि इस वादा के बाद भी भारत विरोधी गतिविधियों को इन कुछ देशों में इतना समर्थन मिल रहा है? वहां की सरकारें चाहेंगी तो मिलेगा, और क्यों वहां की सरकारें इस पर सख्ती से पेश नहीं आती? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी जी। ब्रह्मा जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं और विदेशी एंगल के बारे में बात करेंगे। जाहिर सी बात है, अमृतपाल, आप देख लीजिए, पूरी तरीके से विदेशों से तार जुड़े हुए हैं फंडिंग को लेकर के, और ये वो देश हैं जिन्होंने पनाह दी हुई है, जिन्होंने सेंचुरी दी हुई है इन सभी तत्वों को जो कि खालिस्तान समर्थक हैं। खुलेआम ये जो आतंकवादी सोच है और सेपरेटिस्ट सोच है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ऐसे में इन देशों के बारे में क्या कहा जाए? आप ठीक कह रहे हैं। यूके देखिए, काफी सालों से ये एंटी इंडिया ग्रुप्स का बेस रहा है। ये बहुत ही लंबी हिस्ट्री है कि लंदन एक बेस रहा है कश्मीरी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का, और जो बाकी एंग्लो सैक्सन देश हैं जैसे कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी एंटी इंडिया ग्रुप्स काफ़ी समय से मौजूद हैं। मगर जो अटैक, ये जो स्टॉर्मिंग हुआ जिस तरह से इंडियन हाई कमीशन का लंदन में,
और उसके बाद एक कॉपी कैट अटैक सैन फ्रांसिस्को में हुआ इंडियन कॉन्सुलेट के खिलाफ। इससे साफ जाहिर है कि अगर एक जगह में सिक्योरिटी नहीं होती है या पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो करती है और इस तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट अलाउ करते हैं कोई भी सिटी में, तो उसी तरीके के कॉपी कैट अटैक्स दूसरे शहरों में और दूसरे देशों में इंडियन मिशंस के खिलाफ हो सकते हैं। तो एक तो ये वेस्टर्न देशों का जो एटीट्यूड रहा है, एक तो वो चिंता की बात है। दूसरी तरफ खालिस्तान मूवमेंट के पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी है। वो इन ग्रुप्स को फाइनेंस कर रहा है, यूके में, यूएसए में भी, कनाडा में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। और बल्कि हमें काफी समय से पता था कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट वॉर है भारत के खिलाफ, वो दो इश्यूज पर सेंटर्ड है, कश्मीर और खालिस्तान। और भारत का जो पंजाब स्टेट है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश पाकिस्तान काफी समय से कर रहा है। जब अमरिंदर सिंह ये मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने खुलेआम कहा था कि ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है और उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के खिलाफ भी बोला था। उसके बावजूद भारत की सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोला। तो जो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है उसके खिलाफ भारत क्या कर रहा है, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई अटैक होता है या कोई, जैसे लंदन में अटैक हुआ इंडियन हाई कमीशन के खिलाफ, तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा कि एक प्रोटेस्ट स्टेटमेंट इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। अब स्टेटमेंट इशू करने से थोड़ी ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पहले भी इस तरह के अटैक्स हुए इंडियन हाई कमीशन के खिलाफ लंदन ऐसे में क्या करना चाहिए ब्रह्मचलानी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप देखिए एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है और इससे पाकिस्तानी एंगल जो है वो साफ साफ निकल करके आता है। ये जो लोग खालिस्तान की आवाज उठा रहे हैं, ये वो सेपरेटिस्ट हैं जो कि कभी, देखिए बहुत सारा सिख धर्म के बहुत सारे ऐसे श्राइन्स पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन आप ये नहीं कभी इनको सुनेंगे इनके मुंह से कि पाकिस्तान का भी एक टुकड़ा हमारे खालिस्तान में हो। इनको हिंदुस्तान ही तोड़ना है। नहीं, बिल्कुल। और आप पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए भारत को। आप लंदन की सिचुएशन देखिए कि पहले बार ही इस तरह का अटैक नहीं हुआ इंडियन हाई कमीशन के खिलाफ, पहले भी हो चुका है। और इसके बावजूद लंदन की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उन्होंने इंडियन मिशन को एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, बल्कि कोई पुलिस की तरफ से कोई था नहीं वहां पर जब ये लेटेस्ट अटैक हुआ। तो इसके खिलाफ सिर्फ स्टेटमेंट इशू करना काफी नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि ब्रिटेन क्या चाहता है भारत के साथ। वो चाहता है कि भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए जल्दी से जल्दी, और इस समय इंडिया और ब्रिटेन के बीच में नेगोशिएशंस हो रहे हैं एफटीए के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो जब इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं तो आप नेगोशिएशंस को रोकिए या उनको ऑन स्लो मोड रखिए एज ए पेनल्टी अगेंस्ट ब्रिटेन। मगर आप सिर्फ स्टेटमेंट ही इशू करेंगे तो एक और अटैक होगा इंडियन हाई कमीशन के खिलाफ। बिल्कुल, तो ये सख्ती बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे दल हैं, ये तो सरकारों की बात हो गई, जो स्थानीय राजनीति होती है। अब जैसे अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर दें तो आप लेबर पार्टी जो है उनका रुख देख लीजिए। वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिझाने के लिए, एक तबके को रिझाने के लिए समर्थन करते हैं इन तत्वों का। बिल्कुल, लेबर पार्टी यूके में और लिबरल पार्टी कनाडा में, बल्कि लिबरल पार्टी जो कनाडा में इस समय सत्ता में है, उसके साथ एक ग्रुप है जो प्रो खालिस्तान ग्रुप है। मैंने वो खालिस्तानी नहीं है, मगर उनकी जो सिंपथीज है खालिस्तान मूवमेंट के साथ हैं। तो वो लिबरल पार्टी का एक
कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक सपोर्टिंग ग्रुप है। और इस समय कनाडा में देखिए जो एक पॉलिटिकल स्कैंडल चल रहा है, स्कैंडल है कि पिछले 2 इलेक्शंस में चीन ने लिबरल पार्टी को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, इंक्लूडिंग इलीगल कैश पेमेंट्स। ये कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी रिपोर्ट में लिखा गया है, और वो रिपोर्ट अखबारों में लीक होके पब्लिश हुई है। तो ट्रूडो सरकार इस समय एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल फेस कर रही है, और ट्रूडो पब्लिक इंक्वायरी के खिलाफ हैं, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि इसके बारे में एक पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए, और ट्रूडो कह रहे हैं कि नहीं, पब्लिक इंक्वायरी नहीं होगी इस मुद्दे में। तो इसी तरीके से आप देखिए कि जो लिबरल पार्टी चीन का पैसा लेती है और खालिस्तानी प्रो खालिस्तान लोगों के साथ मिलके सरकार चला रही है, तो ऑब्वियसली वो खालिस्तानियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे। बिल्कुल। और ऐसे देशों को ये भी बात समझ में आनी चाहिए, ब्रह्मा चलानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि अगर आप सांप पालेंगे तो सांप आपको भी डसेगा। और ये कई बार इतिहास में देखा जा चुका है कि अगर आप कुछ ऐसे लोगों को सहारा देंगे जो कि बंदूक रखते हैं, हथियार रखते हैं, असलहा रखते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, तो वो आपकी धरती पर भी ये गैर कानूनी काम को अंजाम देंगे। तो इन देशों को ये बात भी समझनी है। अमृतपाल सिंह की खोज जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक विशेष इंटरव्यू। कटिंग अक्रॉस आइडियोलॉजिकल लाइंस, उसमें बीजेपी को भी चुनाव जिताया है आपने, उसमें जेडीयू और महागठबंधन को भी जिताया है, ममता बनर्जी को भी जिताया है, आप तमाम पार्टियों को जिता चुके हैं। व्हाट इज सो गांधीयन अबाउट दिस? पहली बात तो आपने कहा कि मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान वो है जो आप जिस कालखंड में आपने मुझे देखा है। आपने मुझे स्टूडेंट के तौर पर नहीं देखा है, तो आपको मेरी वो पहचान नहीं मालूम है। आपको वो पहचान नहीं मालूम है जब मैं 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस में काम करता था। तो मेरी पहचान वो है जो मैं काम कर रहा हूँ। जो पिछले 10 साल मैंने काम किया, उसका 6-7 साल का जो कालखंड है, उसको आप उस दौरान मीडिया के लोगों ने देखा है। जब मैं 2011 में वो काम कर रहा था, 2012 में काम कर रहा था, तब मेरी कोई पहचान नहीं थी। तो आज जो मैं कर रहा हूँ, इसकी भी कोई पहचान नहीं। मैं पहचान अपने नाम से बनाना ही नहीं चाहता हूँ। हम उन घर में उन लोग उस परिवार से नहीं आते हैं जो पहचान लेकर पैदा हुए हैं। हमारी पहचान हमारा काम है। हमने जो 10 साल किया है वही मेरी पहचान है। अब जो कर रहे हैं और जो खड़ा कर रहे हैं, यही हमारी आगे की पहचान होगी। और जब मैंने वो रणनीति का काम किया, तो आप मेरी संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस की पहचान को भूल गए। आगे 10 साल में अगर ये करके दिखा दूंगा तो आप रणनीतिकार की पहचान को भूल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि गांधी की विचारधारा क्या है। गांधी ने कहा कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए। वेजिटेरियन होने के समर्थक थे गांधी। तो आज आरएसएस ये कह सकती है कि गांधी वही कह रहे थे जो हम लोग कह रहे हैं। गांधी सोशलिज्म के फेवर में थे, तो सोशलिस्ट कह सकते हैं कि गांधी उनके की विचारधारा जो थी वो उनकी विचारधारा थी। गांधी वॉज इन फेवर ऑफ स्टेट ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, तो उसके हिसाब से वो कम्युनिस्ट हो गए, और कांग्रेस में तो वो थे ही। तो गांधी की विचारधारा को आज के किस राजनीतिक दल से आप जोड़ेंगे, आप मुझे बता दीजिए, मैं उस दल में उसका काम कर देता हूं। भाजपा आज देश में इसलिए जीत रही है क्योंकि समाज के स्तर पर एक बड़े वर्ग को उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर एक साथ कर लिया है। वो उसका परिणाम है कि राजनीति में उनको सफलता मिल रही है। राजनीति में सफलता मिल रही है इसलिए हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व है इसलिए राजनीति में सफलता मिल रही है। तो समाज के स्तर पर एक बड़े प्रयास की जरूरत है, और वो प्रयास गांधी की विचारधारा मेरी समझ से सबसे बेहतर विकल्प है, इसलिए उसको लेकर चल रहे हैं। आई ऑल्सो हर्ड यू से कि बाद में जितने जो लोग यहाँ पर प्रतिनिधि हैं वो जब बैठेंगे तब उसके बाद हम तय करेंगे कि हमको राजनीतिक दल बनना है या नहीं, लोग तय करेंगे। बिल्कुल। सो राइट नाउ यू आर नॉट अ पॉलिटिकल फॉर्मेशन। नॉट एट ऑल। आप पॉलिटिकल फॉर्मेशन देख लीजिए, जन स्वराज तो कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन है नहीं, ये कोई दल है नहीं, इसमें कोई मेंबरशिप नहीं है,
इसमें कोई चंदा डोनेशन नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को ये बताने का, जगाने का प्रयास है कि आप जिन बातों के लिए अपने नेताओं को, दलों को दोष दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके मूल में आपसे होने वाली गलती है, जहां पर आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं दे रहे हैं। आप शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन वोट आप जाति के नाम पर दे रहे हैं, धर्म के नाम पर दे रहे हैं। तो जब तक आप अपने मुद्दों पर, जब तक आप शिक्षा और रोजगार पर वोट नहीं देंगे, जब तक आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं देंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। मैं कोई शॉर्ट टर्म काम करता ही नहीं। मैंने 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, उसके बाद 10 साल मैंने जो काम किया, जिसको आप राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक वगैरह सब जिसके लिए यूज करते हैं, अब मैंने तय किया है कि मैं वो काम को नहीं करूंगा। और ये आज नहीं तय किया है, 2 मई 2021 को, लोग भूल गए हैं, 2 मई 2021 को आपके ही चैनल पर एनडीटीवी पर मैंने कहा कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। उसके बाद 1 साल तक 2 मई 2021 से 2022 मई तक मैंने अपने लिए ये समय रखा, सोचने विचारने का, सारे विकल्पों को जांचने परखने का कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। सब कुछ सोचने, जांचने, परखने के बाद मैंने ये तय किया कि मुझे बिहार आना है और ये नई व्यवस्था खड़ी करनी है। अब इसको करने में 2 बरस लगे, 20 बरस लगे, मैं करूंगा यही। जन सुराज की परिभाषा ही क्या दी गई है? समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास, जिसमें दल तो बने, लेकिन दल सही लोगों के साथ बने, समाज के लोग मिलकर बनाए, कोई व्यक्ति या कोई परिवार न बनाए, कोई उसका एक नेता ना हो, कोई उसका एक मालिक ना हो, बल्कि समाज के लोगों को, उनकी भागीदारी से दल को बनाया जाए, सब लोग इसको मिलकर बनाएं और मिलकर चलाएं। आपने एक शब्द में, 1 मिनट में कह दिया कि बंगाल में खेला होबे। बंगाल में मैं मई 2019 में गया हूं और बंगाल का रिजल्ट आया है मई 2021 में, वहां 2 बरस लगे। 2011 से मैंने वो काम शुरू किया जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, और 2021 में मैंने उसको छोड़ा। उस पहचान को बनाने में 10 बरस लगा है, तो 10 बरस अगर जन सुराज को बनाने में, बिहार को सुधारने में लग जाए तो क्या दिक्कत है? ये पहली पदयात्रा है जो विशुद्ध पदयात्रा है। मैं 2 अक्टूबर से चलना मैंने शुरू किया है, तो उसके बाद से मैं गाड़ी पर मैंने पैर नहीं रखा है, मैं कोई 1 दिन का मैंने छुट्टी नहीं लिया है, अपने घर नहीं गया हूँ, मैं गाँव में ही रहता हूँ। मेरे लिए पदयात्रा, कंटेनर में रहते हैं क्या आप? नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। आप जहाँ बैठे हुए यहीं रहते हैं, टेंट में रहते हैं, कंटेनर हमारे पास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या फ़र्क है, क्योंकि मेरे लिए पदयात्रा कोई किलोमीटर का टारगेट नहीं है कि कितने किलोमीटर चलना है। मेरे लिए ये भी कोई टारगेट नहीं कि इसको कितने दिन में करना है। आप देख रहे हैं कि 6 महीने से मैं चल रहा हूँ और 6 महीने में मैं सिर्फ 4 जिले कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे गाँव-गाँव जाना है और मुझे इसको करने में 1.5 बरस लग जाए, 2 बरस लग जाए, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। लोगों को ज़्यादा चिंता है कि कब पूरा होगा। तेजस्वी यादव के नाम पे मैं कहता हूं कि भाई लालू जी के लड़के हैं, यही उनकी पहचान है, और वो 10वीं फेल है, 10वां पास नहीं किया उन्होंने, और वो मुख्यमंत्री की रेस में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि भाई वो बने मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी आदमी जो पहली क्लास नहीं पढ़ा है वो भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। क्वालिफिकेशन तो कोई क्राइटेरिया है नहीं। मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि जो 9वां पास नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और आप उसकी चिंता में पड़े हुए हैं कि वो बने या ना बने, जबकि आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया और अपने घर में बेरोजगार बैठा है, उसको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल रही है, और आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। तो ये जो पूरा अभियान है, हम तो लोगों को यही बता रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चे की चिंता कीजिए। नेता अपने और अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। विद्युत गति से या तीव्रता से एक तेजस्वी यादव या एक नीतीश कुमार को अटैक करते हैं, उस तरीके से शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं अटैक करते। आपने सुना नहीं। मेरा अपना स्वभाव ये है कि मैं बिहार में जब नहीं था तो मैंने, अगर आप मुझे कोई एक भी बाइट दिखा दीजिए जहां मैंने तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी की हो, मैं उस समय अगर देश की राजनीति से जुड़ा हुआ तो देश की राजनीति पर टीका टिप्पणी करता था। अब अगर आज मैं बिहार में हूं तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही कॉन्टेक्ट बोलूंगा, मैं केरल पे बोलूंगा नहीं, मैं बोलता ही नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी का जो क्रिटिसिज्म है वो सबसे ज्यादा मैं कर रहा हूं, आपने मेरे मंच से अभी सुना होगा। लेकिन बिहार के संदर्भ में मोदी जी क्या कर रहे हैं दूसरे जगह, इससे मुझे मतलब नहीं है।
मुझे मतलब इससे है कि मोदी जी को वोट देने से, मोदी जी के समर्थकों ने जो जिस सोच से मोदी जी का यहाँ को वोट दिया है, क्या उससे बिहार को फायदा हुआ कि नहीं, मैं बात वो रोज बता रहा हूँ। आप सुन ही नहीं रहे तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। जब अगर आप उसको सुनना ही नहीं चाहेंगे, बिहार में फैक्ट्री नहीं लगी है, ये मैं बोल रहा हूँ। बिहार में विकास के लिए मोदी जी ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया, ये मैं बोल रहा हूँ। बिहार में मोदी जी ने अभी तक विकास के लिए एक समीक्षा बैठक तक नहीं की है, ये मैं बोल रहा हूँ। बिहार के लड़के जाकर सूरत में मजदूरी कर रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या लालू और नीतीश के खिलाफ है? कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उसमें इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, उनको किसी प्रशांत किशोर जैसे साधारण बिहार के लड़के से सलाह लेने की क्या जरूरत है? मेरी क्या बिसात है कि मैं राहुल गांधी पर टिप्पणी करूं, मोदी जी पर टिप्पणी करूं? मैं उन पर टिप्पणी उतनी ही करता हूं जो बिहार से संबंधित है। उनको विदेश में क्या बोलना चाहिए, देश में क्या बोलना चाहिए, इसको बताने, समझाने, आकलन करने के लिए तो बहुतेरे लोग बैठे हुए हैं। पक्षी एकता पर मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने पहले जो कहा है उसको दोहरा देता हूं कि ये फसाड है। आप दलों को और नेताओं को एक साथ लाकर एकता नहीं बना सकते हैं, उससे आप भाजपा को चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर आपको भाजपा को चुनौती देना है तो पहले आपको समझना है कि भाजपा की ताकत क्या है। भाजपा की ताकत है हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थी। ये त्रिस्तरीय उन्होंने एक तरह से किले का निर्माण किया है, जिसमें सबसे बड़ी ताकत उनके लिए हिंदुत्व है, जो विचारधारा है, दूसरा राष्ट्रवाद है और तीसरा लाभार्थी है। जो लोग भी भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको चुनौती देना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस तीन में से दो चीज को तो बेटर करना पड़ेगा। भाजपा को 38% वोट मिला है, 62% लोगों ने इस देश में भाजपा को वोट नहीं किया है। तो आप उसको दलों के फॉर्मेशन में देखते हैं, मैं उसको विचारधाराओं के फॉर्मेशन में देखता हूँ। ये कौन लोग हैं जो भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं? वो गांधीवादी लोग हैं, वो अम्बेडकराइट्स हैं, वो सोशलिस्ट हैं, वो कम्युनिस्ट हैं। इन चारों विचारधाराओं को आप मिला देंगे तो आप भाजपा की विचारधारा को चुनौती दे सकते हैं। जिस कांग्रेस के प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है। वो कोई कमरे के अंदर तो हुआ नहीं, एकदम छुप मीडिया के सामने हुआ। कांग्रेस को भी मैंने यही बताया जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई, अगर चुनाव लड़ने के नजरिए से आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं या हमको जोड़ना चाह रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वैसे नहीं हरा सकते हैं। अगर आपको हराना है तो विचारधारा के आधार पर, ग्रास रूट स्तर पर आपको अगले 5 साल 10 साल के लिए काम करना पड़ेगा। जिस प्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन का जो टाइटल था, 600 स्लाइड था कि नहीं, क्या लिखा था वो छोड़ दीजिए। रीजेन्युएशन ऑफ कांग्रेस, रीइंकारनेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का अभियान था। वो प्रेजेंटेशन कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का, जो मेरी समझ थी मैंने रखा। ये नहीं कहा कि 24 में कांग्रेस कैसे जीतेगी, मैंने ये कहा था कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए ये काम होने चाहिए। उन्होंने सुना, समझा, उसको एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको आकर कीजिए। जिस तरह से वो उसको करना चाहते थे उससे हमारी सहमति नहीं थी, तो मैंने उसको पोलाइटली मना कर दिया।